Hello, friends. So let's continue. गुप्ता एम्पायर जो एक लंबे टाइम पीरियड तक चला, और भगवतिज्म जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, वो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बन गया फेडरलिज्म का, उसको हम डिस्कस करेंगे। एक चीज़ आप समझ लें कि कोई भी धर्म हो, वो कोई अशांति फैलाना नहीं चाहता। उसका इस्तेमाल किस तरीके से हुआ है ये डिपेंड करता है। कोई भी धर्म किसी को दबाना नहीं चाहता, किसी क्लास कोई क्रीड की डेफिनेशन नहीं बताता। हर धर्म में एक यूनिटी की बात होती है, लेकिन जो शीर्ष पर बैठा हुआ, जो टॉप पर बैठा हुआ जो बंदा होता है, वो चीज़ों को किस तरीके से इस्तेमाल करता है या किस तरीके से उनको चलाता है, वो डिपेंड करती हैं। और वो ही लोग धर्म मान लेते हैं। इस देश में से अगर अशांति को ख़त्म करना है, या किसी भी ऐसे कट्टरवादी या रूढ़िवादी सोच से जो ग्रसित लोग हैं, उनको पहले बोल देना चाहिए कि आप जाएं और रिसर्च करें और पढ़ लें आप खुद से। मतलब अगर किसी भी व्यक्ति को ये कट्टरपन उसके अंदर ना आए, ये रोकना हो, तो उसको बस पढ़ा दो। सब समस्याओं का हल एक ही है, उसको एजुकेट कर दो। उस समय में, एंशियंट टाइम में, एजुकेशन कैसी थी वो एक अलग मैटर है। कितनी थी ये भी एक अलग मैटर है। और जब ये एजुकेशन का जो पॉइंट था, वो कितना था, वो डिसाइड करता था कि उसका यूज़ कैसा होगा। कितने लोग उसको जानते होंगे। आज की डेट में कितने लोग पढ़े लिखे हुए हैं, लिटरेसी रेट कहाँ पहुंच चुका है। तो हर लोग लॉज, तो कितने उतने ही लोग लॉज के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में, इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। अब यहाँ इस देश में ही देख लो, इंडिया में ही, यहाँ सुप्रीम कौन है? जनता। और जनता को जिसको नहीं पता, वो बेचारा क्या करेगा? वो जाके डीसी के आगे खड़ा हो जाएगा, बाबूजी हमारा काम कर दो। उसको पता ही नहीं है कि मालिक वो है, लेकिन वो जाके हाथ जोड़ता है डीसी के आगे, इंस्पेक्टर के आगे, नेता के आगे। नेता आएगा, उसके पैरों में पड़ जाएंगे। अरे तुम्हारे फूफा लगता है क्या? अनपढ़ता सर, ये है अनपढ़ता। हम बोलोगे यार सर तो कैसी बातें कर रहे हो आप, उसके पास डिग्रियां हैं, लोगों के पास, फिर भी जो है वो पढ़े लिखे अनपढ़ है, उनको समझ में नहीं है। तो वैसे ही धर्म संविधान था एंशियंट टाइम में। एंशियंट टाइम में इसके बारे में हम डिस्कस भी कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। सो नेक्स्ट हेडिंग इज पोजीशन ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म की क्या पोजीशन थी? देखो, संविधान दो तरीके के हैं। एक रिलीजन या कहे जाए धर्म, और दूसरा मैन मेड। दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है और दोनों अच्छे भी हैं। अब आप विवेकानंद जी को अगर आप पढ़ें, तो उनकी एक उसमें आपको मिलेगा कि धर्म गवर्नमेंट का आधार होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट अभी जो चल रही है, जो पॉलिसीज बन रही हैं, वो पॉलिसीज पॉलिटिकल बेस्ड पॉलिसी हैं। और उन पॉलिटिकल बेस्ड पॉलिसीज की वजह से रिलीजियस बेस्ड जो सेंटिमेंट्स हैं, उनमें अनरेस्ट पैदा होता है। तो अगर रिलीजियस उसका पार्ट बने, तो ये अनरेस्ट पैदा नहीं होगा, और आध्यात्मिकता उसके सेंटर में रहेगी, जो भारत का आधार है और रियलिटी है। अगर भारत खत्म हो जाए, तो इस दुनिया से अध्यात्म खत्म हो जाएगा। ये विवेकानंद जी ने कहा है। तो अगर आप इस रिलीजन को पॉलिसीज का पार्ट बनाएं,
तो उससे लोगों का जो कोलैबोरेशन होगा वो अलग लेवल का होगा, उससे लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़ेंगे। ये विवेकानंद जी कह रहे हैं। लेकिन अभी वो कांग्रेस से खुश नहीं होते, जो ये वाली कांग्रेस नहीं, वो वाली कांग्रेस जो आज़ादी से पहले थी। वो बोलते हैं कि कांग्रेस की जो कार्यशैली है वो पॉलिटिकल बेस्ड है, वो कितने लोगों को सेटिस्फाइड कर पाएंगे, कितने लोगों तक वो पहुंच पाएगी वो नहीं पता, और वो पहुंच ही नहीं पाएगी उस गरीब झोपड़ी वाले तक। अगर वो धार्मिक सेंटर हो तो वो झोपड़ी तक पहुंच सकती है। सेड बाय स्वामी विवेकानंद, वर्णाश्रम इज अ कोर प्रिंसिपल टू रिमूव द पॉवर्टी, सेड बाय स्वामी विवेकानंद। और उस शूद्र को भी, जिसको शूद्र बोला जा रहा है, जो असल में है नहीं, मतलब शूद्र जिस कैटेगरी से बोला जाता था, अछूत की कैटेगरी से, वो अछूत कैटेगरी है नहीं, जिसको बना दिया गया, ये विवेकानंद जी बोल रहे हैं। तो वो गरीब भी अध्यात्म को अचीव कर सकता है, उसको फुल राइट्स धर्म में भी है, और उसको पॉलिटिकली अगर आप अटैच करके बनाओगे तो सेंटिमेंट्स अटैच होंगे और उससे एक पूरी यूनिटी बनेगी। तो कुछ कुछ इस तरीके का राष्ट्र निर्माण, वैसे उन्होंने वर्ड यूज शायद नहीं करा राष्ट्र निर्माण, लेकिन विवेकानंद जी का राष्ट्र निर्माण थोड़ा इस तरीके का था जो वो देखना चाहते थे या करना चाहते थे। वो चाहते थे कि आधुनिकता, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और धर्म का एक कोलैबोरेशन हो। धर्म को, जो नई चीजें हैं जो आपकी, उसको अपनाना चाहिए। ये नहीं कि वुमेन घर में ही रहेगी, गाड़ी चलाने के राइट्स नहीं है, नौकरी नहीं कर सकती, ये नहीं। विवेकानंद जी बोलते हैं कि आधुनिक टाइम में, मॉडर्न वर्ल्ड में, टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में धर्म की जो पुरानी रीतियां चली हुई हैं उनको बदलने की जरूरत है, कुरीतियों को बदलने की जरूरत है। तो उन चीजों में, धर्म के नाम पे जो चलती हैं, और उन चीजों को बदलने की जरूरत है, उन चीजों को अपनाना चाहिए, इस तरीके का कोलैबोरेशन। और आज आप देख लो कि अगर उस चीज को इस तरीके आज की डेट में देखा जाए कि सती प्रथा का हटना और ट्रिपल तलाक का हटना, वुमेन्स को वोटिंग का राइट, अब आज बात होती है वुमेन रिजर्वेशन की इंडिया में, तो किस तरीके का कोलैबोरेटेड वर्ल्ड या कोलैबोरेटेड इंडिया वो चाहते थे, और वो कैसे रिफ्लेक्ट होता है। वन मोर थिंग ही सेड कि भारत त्याग, बलिदान और तपस्या, ये तीन चीजें इसका आधार है, और यही तीन चीजें इस देश को महान बना सकती हैं, और यही तीन चीजें इस देश के लोगों के अंदर ऊर्जा भर सकती हैं। और उसी चीज को, और ये कब होगा, जब हर व्यक्ति इसको करेगा, और खासकर वो व्यक्ति जो मशहूर होगा। मशहूर मीन्स की जो लीडर बनकर सामने आता है। आज के नेता लोग ये काम करते हैं, इसीलिए क्लैशेज होते हैं। गांधी जी ने ये चीज करी और इस चीज को अपनाया, तो देश को एक नई दिशा मिली। जब रिलीजन के नाम पे क्लैशेज शुरू हुए और अलग अलग तरीके के कल्चर डेवलप हो गए, उनके बीच में क्लैशेज शुरू हो गए, कुछ कुरीतियां डेवलप हो गई, जमींदारा सिस्टम चल गया, तो वो जो मॉडर्न वर्ल्ड में आप देखते हो मनसबदारी को किस तरीके से यूज करा गया, जमींदारा सिस्टम, ठाकुरवाद में वो नाम वगैरह चल गए, तो उनसे जो क्लैशेज शुरू हुए, तो उस टाइम पे इस धर्म की जो संविधान बना हुआ था और अलग अलग रिलीजनों का उदय होना, अब इंडिया में सब कुछ अगर बस गए, सबको मौका दिया, चेंज को अपनाना, नई चीज को अपनाना, इंडिया की सभ्यता है। इस्लाम, मुस्लिम्स आए, ईसाई आए, पारसी आए, सबको। लेकिन जब ये क्लैशेज होने लगे तो जरूरत पड़ गई कि मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन हो, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो जो सभी धर्मों को बचा के रखे, सभी धर्मों के सेंटिमेंट्स को सपोर्ट करे, सेव करे, और जो उनके नाम पे गलत काम चल रहे हैं उनको हटाए, उन पे वार करे। तब मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी। दुनिया में हर सोसाइटी को आप बदलते हुए देखोगे, अगर आप इतिहास पढ़ते आ रहे हो, अभी हम मिडिवल टाइम में जब जाएंगे आप देखेंगे, और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो सब कुछ आप बदलते देखोगे। यूनानी नहीं रहे,
रोमन कहाँ है? अफगानिस्तान में आज देख लो, चेंज पलट गया, कभी कोई आ गया कभी कोई आ गया। सीरिया का हाल देख लो, हर चीज बदली, लेकिन एक चीज नहीं बदली पूरी दुनिया में, वो था भारत। भारत की सभ्यता। और विवेकानंद जी ने जो कहा, क्यों? त्याग, तपस्या और के बल पर वो टिका रहा। लॉ ऑफ चेंज इंडिया बड़े बहुत ही अच्छे से जानता है। अब महाभारत में श्री कृष्ण बोलते हैं कि आधुनिक युग में जो अपने आप को नहीं ढालता उसका विनाश संभव, उसके विनाश को कोई नहीं रोक सकता। ये आधुनिक युग की मांग है, ये महाभारत में श्री कृष्ण बोल रहे हैं। तो बुद्धिज्म की जो पोजीशन थी, अब आप देखें कि उसका जरूरत और ऋग्वेदिक टाइम, धर्म सनातन मीन्स इक्वालिटी, मोरालिटी। लेटर वैदिक सनातन ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणवाद का उदय, और उसके बाद नंदा डायनेस्टी, इसके बाद यहां बुद्धिज्म का उदय। और क्या था? क्यों? स्टार्टिंग ऑफ अर्बनाइजेशन, स्टार्टिंग ऑफ अर्बनाइजेशन। फिर आगे मौर्य, अर्बनाइजेशन प्रमोटेड, और बुद्धिज्म का विस्तार। उसके बाद पोस्ट मौर्य, अर्बनाइजेशन एट पीक, और बुद्धिज्म ऑल्सो पीक। जरूरत थी ऋग्वेदिक टाइम पे एक समान समाज की, पैसा नहीं था। रीजन, इकोनॉमिक कंडीशन लो थी, जियोग्राफिकली ज्यादा डेवलप नहीं था, मतलब पता नहीं था कि किस तरीके से आप चीजों को यूज करें। और जैसे आयरन आया, आयरन ने इस चीज को इस्तेमाल में लेके आना शुरू करा, तो अर्बनाइजेशन शुरू हुआ, तो नई चीजें सामने आई। अब उन नई चीजों में लोग भटके ना। अब बुद्धिज्म में बुद्ध राजाओं को संदेश देते हैं कि आपका राज्य करने का तरीका इस तरीके से हो, आपकी जनता ही आपकी जो प्रजा है वो आपकी संतान है। तो बुद्धिज्म अर्बनाइजेशन को सपोर्ट करता है, उस पर सील लगाता है। उसके बाद आता है हमारे पास गुप्ता पीरियड, और यहां से शुरू होता है सामंतवाद का उदय। पोस्ट गुप्ता सामंतवाद का प्रमोशन, इकोनॉमी की कंडीशन डाउन हो रही है, तो सामंतवाद आ रहा है। क्यों? लैंड ग्रांट सिस्टम से। और फिर राजपूत सामंतवाद पीक पर। जैसे जैसे इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो रही है, वैसे वैसे आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज आ रहा है। क्यों? क्योंकि राजाओं को वही चीज अच्छी लगती थी जो उनके समय को सपोर्ट करे, वो उसी को प्रमोट करते थे। और यही एक वजह थी कि राजाओं ने सामंतवाद को सपोर्ट करा। पैसा नहीं रहा, इकोनॉमिक कंडीशन गिर गई, तो लैंड ग्रांट सिस्टम बढ़ गया। सो अब गुप्ता पीरियड में नया चीज आई, और बुद्धिज्म इज रिप्लेस्ड बाय, यू कैन से, भगवतिज्म।
बुद्धिज्म इज रिप्लेस्ड बाय भगवतिज्म, और भगवतिज्म कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। और फिर इसको राजाओं ने इस तरीके से यूज करा कि उनकी कंडीशंस को जो सपोर्ट करे, और उसने जन्म दिया सामंतवाद को। तो टिके रहने का कारण क्या था कि जो हमारे पास, जब हम बात करते हैं कि क्या कारण रहा कि इंडिया में की हस्ती बची रही, आज तक इंडिया खड़ा है, भारत का क्या रीजन था? भारत ने एक सबसे अच्छी चीज दी दुनिया को, वो था आंदोलन। अब आप बोलोगे सर आंदोलन तो चले आजादी के लिए, नहीं सर, ऐसा नहीं है। यही आप लोग गलती करते हो इतिहास पढ़ने में। आंदोलन यहां थे, यहां जब अर्बनाइजेशन शुरू हुई तो आंदोलन हुआ, रिलीजियस मूवमेंट, रिलीजियस मूवमेंट। और बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये हो रहा है वैदिक टाइम के रिलीजियस मूवमेंट। फिर मिडेवल टाइम शुरू हुआ तो नानक, कबीर, और फिर उसके बाद मिडेवल टाइम आगे बढ़ रहा है, 1800 के सीरीज में आ गया तो दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती बात कर चुके हैं इसके बारे में हम पिछले लेक्चर्स में। और आज की डेट में सदगुरु श्री श्री रविशंकर, ओशो। अभी आप सोचो कि भगवान अगर आज की डेट में धरती पे आए, अवतार लें, तो वही धनुष, वही तीर, वही कमान, वैसे ही आएंगे। वो तब आए थे भाई जब हम लोग कपड़े भी पूरे नहीं डालते थे। वो तब आए थे जब हमारे पास लोहा मिला ही था हमने, और हमने उससे सिर्फ तीर बनाया था। आज उस लोहे से हमने गन बना ली, टैंक बना लिए, न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया, तो आज भी भगवान वैसा ही थोड़ी ना आएगा। तो सदगुरु को आप देखोगे जीन्स डालते हुए, ओशो को देखोगे रोल्स रॉय में, श्री श्री रविशंकर को देखोगे गोगल्स लगा के बैठे हुए हैं वो। तो ये लोग आज की डेट में आप इनके लेक्चर्स सुनोगे ना तो आपको दिखेगा कि वो किस तरीके की बातें करते हैं, डिप्रेशन से बाहर आने की, डिप्रेशन से बाहर आने की। तो जैसे जैसे समय चेंज हुआ तो भारत ने चेंज को अपनाया, और इसीलिए भारत की बना रहा। और जो डेंट मिला बुद्धिज्म को, वो था नो रॉयल पैट्रोनेज। औरंगजेब को देख लो, औरंगजेब क्यों फेल हो गया? गंगा जमुना तहजीब को उसने सपोर्ट नहीं करा, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जो गंगा जमुना तहजीब को अकबर प्रमोट कर रहा था, अकबर ने उसको कोशिश करी उसको पीक तक पहुंचाने की, वो आगे औरंगजेब ने खत्म कर दी। और उससे भी बदतर उसने क्या करा, वो गुरु तेग बहादुर को, जो इतने महान हस्ती थी, फोर्सफुली कन्वर्जन के नाम पर। तो इस तरीके से फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, मुगल साम्राज्य को खत्म। और बुद्धिज्म का सेंटर बना क्या, नालंदा में, गुप्ताज के टाइम में। अगर आप मार्क्स को पढ़ोगे तो आप पाओगे कि मार्क्स बोलते हैं कि धर्म ओपियम है, अफीम है। और वहीं दूसरी तरफ आप देखो वाल्मीकि कि कितने नाम मिलेंगे आपको, कबीर, रविदास। तो अगर धर्म अफीम है तो ये लोग ऐसे महान नाम कैसे हो गए? तो मार्क्स को अगर आपको पढ़ रहे हो, किसी भी महान व्यक्ति को आप पढ़ रहे हो, मार्क्स को मैं बुरा नहीं बोल रहा हूं, अगर आप मार्क्स को भी पढ़ रहे हो तो उसके अराउंड क्या हो रहा है, उसकी आसपास की चीजें कैसी हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में उसको पढ़ो, ताकि आपको सही मतलब समझ में आए मार्क्स ने क्यों ऐसी बात कही। नेक्स्ट,
ग्रोथ ऑफ भगवतिज्म, ऋग्वेदिक ऋग्वेदिक पीरियड, सनातन। अब ये देखो सर, खूबसूरती देखो भारत की। लेटर वैदिक, समय में बदलाव, ब्राह्मणिज्म का उदय, खूबसूरती भारत की। मौर्य, बुद्धिज्म। कैसे देखो बदलाव को कैसे अपना रहे हैं। जब ये चीजें हुई तो बुद्धिज्म आया, तो फिर इसके जो थे चेंजेस थे और जो बुद्धिज्म की दीक्षाएं थी उसको बाद में लोगों ने अपनाया और उसको ब्राह्मणों ने हिस्सा बनाया अपने लेखों में, और फिर ये मर्ज हो गया ब्राह्मणिज्म में। कैसे, वो हम अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे मर्जर हुआ अभी नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट, गुप्ता, तो भगवतिज्म। और कैसे हिंदुइज्म जनरेट हुआ वो आपको पता चलेगा। तो मर्जिंग ऑफ दिस दिस एंड दिस द हिंदुइज्म। बुद्धा की दीक्षा को ऐड करा गया लेखों में, भगवतिज्म को ऐड करा गया लेखों में, सनातन को लेके चला गया लेखों में। तो सबका कोलैबोरेटेड करके कैसे, अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसको आगे, जनरेट हुआ हिंदुइज्म। और हिंदुइज्म की खूबसूरती देखो आप। कोई भी आओ भाई, कोई भी आ जाओ, सबका स्वागत है। सर्व धर्म संभाव, द बेस ऑफ गंगा जमुना तहजीब, द बेस। लिबर्टी, खूबसूरती देखो। ट्रांसफॉर्मेशन, यूनिटी। कुछ भी बोल लो आप, कुछ भी अच्छा शब्द बोल लो, वो आपको हिंदुइज्म में मिलेगा। सबका वेलकम है, सब आओ, अच्छी चीजें लेकर आओ, दूसरों की अच्छी चीजों को भी अपना लेना। स्वामी विवेकानंद भी यही बोल रहे हैं कि हिंदुइज्म में और भारत की सभ्यता में ये चीज है कि दूसरों की जो अच्छी चीजें हैं उनको भी अपना लो, जो चीज आज के समय में खो गई है, लोगों को पता नहीं है। ये विवेकानंद जी उस टाइम में बोल रहे थे। तो भगवतिज्म बिकम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फेडरलिज्म। ये कंसेप्ट क्यों बन गया पूरा क्लियर हो जाएगा सर इसी लेक्चर में। तो अब विष्णु, वैदिक गॉड, सन एंड फर्टिलिटी के रूप में वैदिक टाइम में इनकी पूजा होती थी। फिर बाद में नारायण नॉन वैदिक गॉड, भागवत और भक्ति। थर्ड, कृष्णा, गॉड ऑफ विष्णु ट्राइब, एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरल। अब ब्राह्मणिज्म ने, नॉट ब्राह्मणिज्म ने एक बहुत अच्छा काम करा जो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि बिना वॉर से सब कुछ चेंज हो गया। रीजन क्या था? अवतारवाद। और
रीजन था अवतारवाद। तो चीजों को कनेक्ट करना अब सर, सन, फर्टिलिटी, भक्ति, एग्रीकल्चर, पेस्टोरल, चीजों को कनेक्ट करो, साइको मत बनो, रट्टा मत मारो। तो अब मर्जर ऑफ गॉड होगा, कैसे होगा वो आप देखना ध्यान से, किस वजह से, कि ये ब्राह्मणों ने कैसे, ब्राह्मणिज्म ने कैसे इस चीज पूरी लैंड को कन्वर्ट कर दिया एक अवतारवाद से। और रीजन ऑफ, अब ये क्यों रीजन थे वर्शिप के, सन से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, और उससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस से फर्टिलिटी, फोटोसिंथेसिस से फर्टिलिटी, और फर्टिलिटी किसकी, एग्रीकल्चर की, फर्टाइल लैंड बेनिफिटेड टू एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए आपको, पशुचारण, पशु, कैटल वेल्थ। कनेक्ट करो सर चीजों को। अब एग्रीकल्चर बिकम द कर्म, कर्म काम है ये। और व्हाट कृष्णा डिड हेयर ऑफ दिस प्रमोशन, कैसे, गोवर्धन, गोवर्धन, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, अगर किसी को नहीं पता है तो वो सर्च कर ले, गोवर्धन पूजा और क्या गोवर्धन पर्वत की क्या बात है। दूसरा भक्ति। अब जब ये दो चीजें हो रही हैं तो ये दो चीजें मेड हिम नारायण, नारायण, भक्ति, द मर्जर ऑफ टू नेम्स with Narayan to and Krishna. Krishna is Narayan. And now the bhakti became the constitution for सामंतवाद। यूज करा भक्ति को, तभी तो कृष्ण ने बोला कि भक्ति करो लेकिन अंधे मत बनो। कृष्ण बोलता है बात, भक्ति बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अंधा होना अच्छी चीज नहीं है, अंधविश्वास अच्छा नहीं है। तो भक्ति करते हुए भी आप सचेत रहो, कोई आपको यूज ना कर पाए। कैसे, अब देखो ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि लॉर्ड राम एंड हनुमान, भैया अगर राम तक जाना है तो हनुमान को पूजना पड़ेगा, बात सही भी है। लेकिन अब इस चीज को कोई ऐसे यूज करे और आपको बरगला ले, तब तो वही है ना कि राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना और हनुमान ना मिलेंगे राम के बिना। दिस इज कॉल्ड भक्ति। हनुमान मीन्स सचेत, कॉन्शियस, ध्यान, एंड व्हाट इज राम, द अल्टीमेट थिंग, व्हेन यू गेट कॉन्शियस यू गेट राम। The another कारण फिर, and who is the main source of नारायण and कृष्णा, that is विष्णु। तो ब्राह्मणों ने बोला जब सब एक है तो भाई भाई कैसे लड़ सकते हैं, उनको तो एक हो जाना चाहिए। and this did what for economy and unity, peace। आई एम नॉट सेइंग कि आध्यात्मिक रूप से ये ठीक है या नहीं, एंड वी आर डिस्कसिंग ऑन द पॉइंट ऑफ इकोनॉमी, जियोग्राफी। हम हिस्ट्री में जियोग्राफी और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक उससे नहीं। वो और लोग हैं, महान लोग हैं, वो उसके बारे में अच्छे से आपको बताएंगे। और ये इस चीज़ क्या लेकर आई, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को रखने के लिए, ताकि राजा आपस में ना लड़े, कबीले आपस में ना लड़े। अगर आप लड़ाई करोगे तो इकोनॉमिक लॉस होगा, पीस नहीं रहेगी, यूनिटी ब्रेक हो जाएगी। तो चीजें किस तरीके से चल रही हैं उनको कनेक्ट करो सर। सो नेक्स्ट पॉइंट,
फीचर्स ऑफ भगवतिज्म। नॉन वायलेंस, अहिंसा, रीजन कैटल वेल्थ, एग्रीकल्चर इंपोर्टेंट हो गया था, अर्बनाइजेशन, क्यों अर्बनाइजेशन डाउन खत्म हो रहा था, रीजन रोम के साथ व्यापार कमजोर हो गया था, एक्सपोर्ट डिक्लाइन कर रहा था, भक्ति, नेक्स्ट अवतारवाद, अवतार क्यों, कोई लड़ाई ना हो, यूनिटी बने। देखो मैं आध्यात्मिक पर्सन तो नहीं हूं, इस पे किसी को इशू हो सकता है, मैं उनको ये बार बार बोल रहा हूं कि हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस चीज को देखते हैं, जियोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं देख रहे हैं, आध्यात्मिक की उससे नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास वो पावर ही नहीं है। रीजन धर्म को बचाने के लिए, और पेटारिकल सोसाइटी को बचाने के लिए। नेक्स्ट लिबरेशन, लिबर्टी, लिबरलिज्म, अट्रैक्ट फॉरेनर्स, इसको क्राफ्ट मैन, मर्चेंट्स, रीजन इकोनॉमी, शूद्र एंड वुमेन्स का स्टेटस को प्राइज करने के लिए, रीजन प्रमोशन ऑफ इकोनॉमी। अब अंबेडकर को आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो अंबेडकर ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं थे, अंबेडकर खिलाफ थे सामंतवाद के, और बाद में लोगों ने वही तोड़ मरोड़ के जैसे यूज किया, वो एक अलग चीज है, उसको आप पढ़ोगे। अंबेडकर को अगर आप अच्छे से पढ़ें, उनकी जीवनी को पढ़ें, तो आपको ये चीज समझ में आएगी। अब कई लोग बोलते हैं कि मनुस्मृति को जला दिया, रीजन क्या था जलाने का, उसको आपको सर्च करना चाहिए। नेक्स्ट द टेक्स्ट, टेक्स्ट भगवत पुराण, गीता, विष्णु पुराण, विष्णु स्मृति, और महायाना बुद्धिज्म ओवरशैडोड। रीजन महायाना बुद्धिज्म को अब देखो बुद्धिज्म का अंत कैसे हो रहा है, महायाना बुद्धिज्म ओवर शैडो। अब जब बुद्धिज्म में बदलाव आए तो हीनायाना महायाना बना, तो उन्होंने क्या करा, अवतार सिस्टम, ये महायाना बुद्धिज्म में हो रहा है। और लिबरलाइजेशन, और तीसरा लैंग्वेज संस्कृत, और ब्राह्मण में या भगवतिज्म, वही अवतारवाद, लिबर्टी और संस्कृत। अब कैसे ये चीज कन्वर्ट हो रही है कि बोला गया भगवतिज्म के समय पर कि सब ये तो यार विष्णु का पार्ट है, तो आप आपस में क्यों लड़ते हो, तो ओवरशैडोड, बदलाव आए और उसने बुद्धिज्म को खत्म कर दिया। और जैसे ये बोला गया कि बुद्धिज्म इज बुद्धा इज ऑल्सो अ अवतार ऑफ विष्णु, दैट इज द फाइनल ठप्पा ऑन बुद्धिज्म। जैसे ये चीज हुई और अवतार घोषित हुआ तो बुद्धिज्म इंडिया से खत्म हो।
टेम्पल एंड आइडियल वर्शिप। अब इस चीज को आप ऐसे देख लो कि ऋग्वेदिक टाइम पे इकोनॉमी नहीं थी तो टेम्पल की कोई जरूरत नहीं थी। लेटर वैदिक पे पैसा आया तो स्पिरिचुअल या रिलीजियस प्रैक्टिस शुरू हुई, रिलीजियस प्रैक्टिस शुरू हो गई। और यही चीज गुप्ता पीरियड में जाके जहां इकोनॉमी जनरेट हो गई तो, और आप अगर देखोगे मौर्य के टाइम पर आपको केव्स मिलती हैं अलग अलग, जो डेवलपमेंट जिनकी बिगिनिंग हुई, किसकी, केव आर्किटेक्चर बिगिनिंग हुई। अजंता लोरा केव्स बिगिनिंग, एट द गुप्ता पीरियड द पीक ऑफ आर्किटेक्चर। क्यों, इकोनॉमी, यहां दोनों में इकोनॉमी जो थी वो एज कंपेरिजन टू वैदिक टाइम हाई थी। तो इस चीज ने आर्किटेक्चर को जन्म दिया। और फिर हम आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से मंदिर और कैसे कैसे वो बने, उनके आर्किटेक्चर पीरियड कैसा है, कंस्ट्रक्शन कैसी है, वो अलग से हम बात करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू।